बस किसी की बोली हुई बात हवा में जो लहराती हुई चली आती है, अंग्रेज़ी में जिसे गॉसिप कहते हैं, फिर सुनने में अच्छा लगता है। लेट्स गॉसिप, वही गॉसिप जिसे हम चुगलियाँ भी कहते हैं। लहराती हुई जो आ गई और कहीं से कहीं निकल गई, कभी किसी के कैरेक्टर के ऊपर काला धब्बा बन के रह गई, तो कभी किसी के हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। आज हम हमारे मीडिया की फेवरेट गॉसिप क्वीन रेखा के बारे में बात करेंगे। 14 साल की सांवली सी भानु रेखा गणेशन, गोल मोल सी जो अपने घर में रहना चाहती थी, अपने स्कूल जाना चाहती थी। मुंबई महानगरी में आके उसे हीरोइन बन जाना पड़ा। जेमिनी गणेशन और पुष्पावली गणेशन की 2 बेटियां थीं, भानु रेखा और राधा, जिन्हें कभी भी अपने पिता का नाम या प्यार नहीं मिला, या ये कहें तो उनके पिता को शायद ये पता ही नहीं था कि ये दोनों उन्हीं की बेटियां हैं। उनकी माँ पुष्पावली एक छोटे मोटे रोल करने वाली स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी और उनके पिता जेमिनी गणेशन टॉलीवुड मूवी से लेके बॉलीवुड मूवी तक एक बड़ा नाम था। रेखा के और भी 4 सौतेले भाई बहन थे, उन्हें भी पिता का नाम नहीं मिला था रेखा की तरह। इन 5 भाई बहन की जिम्मेदारी एक 14 साल की अकेली रेखा पे थी। रेखा कभी एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके घर के ख़राब फाइनेंशियल कंडीशंस और उनकी माँ की बीमारी उन्हें एक्टिंग करने पे मजबूर कर दिया गया। उस वक्त उन्हें एक ऐड का ऑफ़र आया था, तब वो महज 14 साल की थी। उनकी माँ ने उन्हें वो ऐड करने के लिए कन्विंस किया। वो बॉम्बे आ गई। अजंता होटल का एक कमरा सालों तक मानो उनका जैसे एक घर सा हो गया था। उन्हें घंटों ऑडिशन के लिए डायरेक्टर्स के ऑफिस के बाहर खड़ा रहना पड़ता था, जिनके पिता इतने बड़े नाम थे, वो एक फ़ोन घुमाते तो उनके लिए ऑफर्स की लाइन लग जाती। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता था। उन्हें अगली डकलिंग कह के बुलाया जाता था, क्योंकि ना तो उनके नाक नक्शे अच्छे थे, अब वो काफ़ी मोटी और भद्दी लगती थी। उन्हें ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी। डाइटिंग के नाम पे बस उन्हें इलायची वाला दूध पे रखा जाता था। उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन कभी किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया, क्योंकि कभी उन्होंने अपने मेकअप या कॉस्ट्यूम पे ध्यान नहीं दिया। डायरेक्टर्स ने उन्हें जो कहा उन्होंने वो पहन लिया, और जिसने भी उनका मेकअप कर दिया बस उन्होंने वैसे ही अपना डायलॉग और एक्टिंग बोलना शुरू कर दिया। 1968 का ज़माना था। नैरोबी का एक बिजनेसमैन कुलजीत पाल, वो इंडिया आया था अपने नए प्रोजेक्ट अनजाना सफ़र के लिए एक न्यू कमर की तलाश में, और उसे रेखा पसंद आ गई। उसने रेखा को अपने प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया। अनजाना सफ़र की शूटिंग शुरू हुई महबूब स्टूडियो में। उनके को स्टार थे विश्वजीत चैटर्जी। विश्वजीत चैटर्जी और डायरेक्टर के बीच एक रोमांटिक सीन डिस्कस हुई, और रेखा को बिना बताए डायरेक्टर ने विश्वजीत को कहा कि उन्हें एक किसिंग सीन शूट करना है और एक्ट्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि वो सीन बिल्कुल नेचुरल लगे। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही विश्वजीत ने रेखा को कस के पकड़ा और 5 मिनट तक उनके लिप्स पे वो किस करते रहे। रेखा पूरी तरह से शॉक हो गई। उस वक्त वो महज 14 साल की थी, और उन्होंने अपने आंसू से भरे आँखों को बंद कर लिया। ये वो दौर था जब इस टाइप के सीन्स पे कैमरा के फोकस या तो फूलों पर या तो चांद तारों पे हुआ करता था। रेखा का नाम हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गया। उन्हें सेक्स सिंबल के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिकन मैगज़ीन लाइफ का जर्नलिस्ट इंडिया आया हुआ था। उसे अपने मैगज़ीन की कवर पेज के लिए एक इंडियन एक्ट्रेस की बोल्ड फोटोग्राफ चाहिए थी। रेखा का नाम उस वक्त काफ़ी फेमस था। रेखा और विश्वजीत चैटर्जी की किसिंग सीन वाली फ़ोटोग्राफ उस मैगज़ीन की कवर पेज पर लग गई, और वो फ़ोटो वायरल हो गई। उस वक्त से रेखा काफ़ी फेमस हो गई। उन्हें बड़े बड़े फिल्म्स के ऑफ़र आने लगे। रेखा कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगी थी। उन्हें बैक टू बैक फिल्मों की ऑफ़र आ रहे थे, और वो काफ़ी हिट भी हो रहे थे। साथ ही साथ रेखा मीडिया वाले की भी काफ़ी फेवरेट हो गई थी, अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स देने की वजह से। रेखा को अब फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल हो चुके थे। वो अब 34 की उम्र की हो चुकी थी। उन्होंने अपने फ्रेंड दीप्ति नवल से कहा कि वो अब सेटल डाउन होना चाहती हैं।
मुकेश अग्रवाल दीप्ति नवल के काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और रेखा जी के बहुत बड़े फ़ैन भी। वो रेखा की एक दीवा की तरह पूजा करते थे। मुकेश अग्रवाल ने दीप्ति नवल से बहुत इंसिस्ट किया कि वो उन्हें रेखा से इंट्रोड्यूस करा दे। दीप्ति नवल ने रेखा से परमिशन मांगी कि क्या वो उनका फ़ोन नंबर उनके साथ शेयर कर सकती हैं। रेखा ने इस बात की परमिशन दे दी और फिर यहाँ से उन दोनों का बातचीत का सफ़र शुरू हुआ। कभी मुकेश अग्रवाल मुंबई आते उनसे मिलने, तो कभी रेखा दिल्ली जाती उनसे मिलने। रेखा मुकेश अग्रवाल के साथ साथ उनके पूरे परिवार से भी मिली। उन दोनों की शादी के लिए पूरी तरह से रजामंदी थी। दोनों के परिवार ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन मुकेश अग्रवाल काफ़ी इम्पल्सिव नेचर के थे। सब कुछ ठीक होने के बावजूद एक दिन वो अचानक से मुंबई आ गए रेखा के घर और कहा कि चलो हम दोनों अभी मंदिर में शादी करेंगे। रात के 10:30 बज चुके थे। उस वक्त सारे मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मंदिर के दरवाजे खुलवा के उन दोनों की शादी करवाई गई। शादी के बाद वो रेखा को अपने घर ले आए, बसेरा, जो कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फार्म हाउस था। रेखा ने इसलिए शादी की थी क्योंकि उन्हें एक हंसता खेलता परिवार चाहिए था। ज़िंदगी की उस उम्र में अब वो सेटल डाउन होना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरा एक हंसता खेलता परिवार हो, मेरे भी बच्चे हो। लेकिन मुकेश अग्रवाल कुछ और सोचते थे। उन्हें अपनी वाइफ को शो ऑफ करना ज़्यादा अच्छा लगता था। दिल्ली में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब वो अपने फार्म हाउस पे हो और वहाँ बॉलीवुड पार्टीज़ ना हुई हो। वो हमेशा चाहते थे कि रेखा उन्हें सारे बॉलीवुड एक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाएं, बड़े बड़े लोगों के सामने उनका इंट्रोडक्शन दें। एक बार दिल्ली में मुकेश अग्रवाल ने रेखा से कहा, चलो मुझे राजीव गांधी से मिलवा दो। तब रेखा ने कहा, मैं उन्हें जानती हूँ लेकिन उतना भी नहीं कि कभी भी उनके घर में चाय पे चली जाऊँ। फिर एक बार कहा, मुझे सिंधिया से मिलवा दो, ये मेरे बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा होगा। मुकेश अग्रवाल की किचन वेयर की बहुत बड़ी कंपनी थी दिल्ली में। मुकेश अग्रवाल के डिमांड्स बहुत ज़्यादा होने लगे। अब रेखा के ये बर्दाश्त के बाहर था। धीरे धीरे रेखा ने उनसे दूरी बना ली। वो बहुत कम दिल्ली जाने लगी। मुकेश अग्रवाल से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो मुंबई आने लगे और वहाँ भी बॉलीवुड पार्टीज़ का सिलसिला जारी हो गया। रेखा ने मुकेश अग्रवाल से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। शादी के 4 महीने बाद दोनों म्यूचुअल कंसर्न से डिवोर्स के लिए रेडी हो गए थे। रेखा किसी स्टेज शो के लिए न्यूयॉर्क गई हुई थी। मुकेश अग्रवाल ने दिल्ली के अपने फार्म हाउस बसेरा में रेखा के दुपट्टा से खुद को फांसी लगा ली। सारी उंगलियां रेखा पे उठने लगी थीं। रेखा को इंडस्ट्री में 20 साल हो गए थे, लेकिन बॉलीवुड भी उनके सपोर्ट में नहीं था। अनुपम खेर ने कहा, रेखा का करियर अब ख़त्म हो चुका है। वो एक नेशनल वैम्प बन चुकी हैं। उन्हें पता नहीं कि जब वो उनके सामने आएंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। सुभाष घई ने कहा, रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री पे एक धब्बा लगा दिया है। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी एक्ट्रेस को बहू बनाने से पहले 100 बार सोचेगा। कोई भी अच्छा डायरेक्टर अब रेखा के साथ काम नहीं करेगा। रेखा ने तो जैसे बस चुप्पी ही साध ली थी। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उन्होंने मुकेश अग्रवाल की प्रॉपर्टी पे कभी कोई दावा नहीं किया। मुकेश अग्रवाल के गुजरने के कई महीनों बाद ये सच सबके सामने आया कि मुकेश अग्रवाल को डिप्रेशन की बीमारी थी। वो काफ़ी सालों से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इनफैक्ट ये बीमारी उनकी फैमिली में ही थी। रेखा ने एक बार फिर खुद को फिल्मों में बहुत बिजी कर लिया। 1970s का दौर था। रेखा को एक बार फिर से प्यार हो गया था, इस बार एक्टर विनोद मेहरा से। वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, इतने करीब कि दोनों ने शादी कर ली। शादी करके विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले गए अपने माँ से मिलाने। जब रेखा ने उनकी माँ के पैर छुए तो उनकी माता ने उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। यही नहीं, उनके पीछे वो अपनी चप्पल लेके दौड़ी थी मारने के लिए। रेखा रोते रोते अपने घर वापस आ गई। विनोद मेहरा ने उनसे कहा कि मैं अपने माँ को समझाऊंगा, फिर मैं आके तुम्हें ले जाऊंगा। उनका वो समझाना कभी हुआ ही नहीं और रेखा का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ। रेखा की बात हो और अमिताभ बच्चन की बात ना हो तो रेखा की कहानी अधूरी है। ये उस दौर की बात है। रेखा और जया बच्चन एक ही अपार्टमेंट में रहा करती थी।
रेखा जया बच्चन को दीदी बाई कह के बुलाती थी। उस समय अमिताभ बच्चन जया बच्चन के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। वो उस वक्त स्ट्रगलिंग दौर में थे। जया बच्चन अपने पहले ही फिल्म गुड्डी से बहुत हिट हो गई थी। उस वक्त रेखा की मैन ईटर वाली इमेज सबके सामने थी, इसीलिए जया बच्चन रेखा को अमिताभ बच्चन से दूर रखा करती थी। इनफैक्ट अपनी शादी में भी जया बच्चन ने रेखा को नहीं बुलाया। रेखा को इस बात का बहुत बुरा लगा। फिल्म दो अनजाने के सेट पर से रेखा और अमिताभ का अफेयर शुरू हुआ। रेखा इस बारे में काफ़ी मीडिया में कहा करती थी कि अमिताभ उन्हें कितना पसंद है। जब ये बात जया बच्चन को पता चली तो जया बच्चन ने अमिताभ से कसम ले ली कि वो रेखा के साथ किसी भी मूवी में काम नहीं करेंगे। उस वक्त अमिताभ के 2 बच्चे भी थे। रेखा और अमिताभ के अफेयर की बातें मीडिया में काफ़ी उछल रही थी। उसी दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के पहुंच गई। सबको ये लगने लगा कि रेखा और अमिताभ ने चुपके से शादी कर ली है और रेखा ने भी सारे लोगों को छोड़ते हुए अमिताभ के पास आके उनसे बातें करने लगी। जया बच्चन को इस बात का काफ़ी बुरा लगा। वो अपने आंसू आंखों में छुपाए हुए वहाँ से वो चली गई। अगले दिन जया बच्चन ने रेखा को अपने घर इनवाइट किया और उनसे कहा कि वो कुछ भी कर ले, वो अपने पति को नहीं छोड़ने वाली हैं। फिर यश चोपड़ा ने सिलसिला मूवी में इन तीनों को कास्ट करने का सोचा। उस वक्त अमिताभ स्ट्रगलिंग पीरियड में थे और जया बच्चन को इस फिल्म के लिए मनाना काफ़ी मुश्किल था। जया बच्चन ने इस फिल्म को पहले करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने जब पूरी स्क्रिप्ट सुनी, इस स्क्रिप्ट की एंडिंग उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ सिलसिला मूवी की शूटिंग ख़त्म हुई और वहाँ अमिताभ और रेखा का प्यार का सिलसिला भी ख़त्म हुआ। अमिताभ का इन्फ्लुएंस बहुत हद तक रेखा की ज़िंदगी में समझ में आता है। उनके बात करने का अंदाज़, उनका ठहराव और भी बहुत कुछ। उनकी सेक्रेटरी फरजाना जो हूबहू अमिताभ की तरह ड्रेसअप करती है, वैसे ही हेयर कट, वैसे ही टेलर सूट। लेकिन उसके बारे में बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं, तो वो अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो अभी के लिए मैं इतना कहूँगी कि वो 14 साल की भानु रेखा जो अकेली थी, जिन्हें एक नाम की तलाश थी, एक परिवार की तलाश थी, वो आज भी अकेली हैं। पता नहीं वो किसकी मीरा बन के घूमती हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने एक सच्चा प्यार ढूंढने का, लेकिन उन्हें नहीं मिला। शायद खुदा की यही मर्ज़ी थी। वो कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।